दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 7.5 घंटे की मैराथन बैठक और इस मैराथन बैठक के बीच में जब भोजन का वक्त आया तो किसानों ने कहा सरकार का भोजन हम ग्रहण नहीं करेंगे। जब चाय पीने का वक्त आया तो कहा सरकार की चाय हम ग्रहण नहीं करेंगे। हमारा अपना भोजन लंगर से आएगा, हम उसी को ग्रहण करेंगे, चाय भी वहीं की पी जाएगी। और इस लंबी बैठक के बाद फिर 48 घंटे बाद दोबारा बैठक होगी, यानी 5 तारीख को दोपहर 2 बजे। निकला क्या? निकला यह कि किसानों का भरोसा सरकार पर नहीं है। निकला यह कि सरकार जिन कानूनों को किसानों के हित का बता रही है, किसान उससे अपना अहित समझता है। लेकिन सरकार कह रही है जब उसने कह दिया कि किसानों का हित होगा तो किसानों को मानना चाहिए। यानी कानून से पीछे हटने को सरकार तैयार नहीं है। और इन दो परिस्थितियों के बीच की जो सबसे मोटी लकीर है वह किसानों के लिए एक आखिरी लड़ाई का अंदेशा दे रही है। यानी किसानों का आंदोलन चलता रहेगा, यानी दिल्ली के बॉर्डर पर घेराबंदी किसानों की जारी रहेगी। यानी जिस तरीके से आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के सबसे वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने अपने पद्म सम्मान को लौटा दिया, वहां के नेता ढींडसा साहब ने अपने सम्मान को लौटा दिया। जिस तरीके से 8 तारीख से इस देश में ट्रक चक्का जाम करने वाले हैं, जिस तरीके से पंजाब से निकला हुआ हर वो शख्स जिसकी पहचान खेल के क्षेत्र में हो, सिनेमा के क्षेत्र में हो, वह आंदोलनरत होना चाह रहा है, फिलहाल शब्दों के जरिए और बाद में शायद सड़क पर नजर आए। इसके मतलब क्या है? हमें लगता है कि आज इसके उन गूढ़ अर्थों को ही समझ लीजिए और इस बात को डिकोड कर लीजिए कि आखिर सरकार अड़ी हुई क्यों है और सरकार अपने कदम पीछे क्यों नहीं खींचना चाहती है। क्या भारत के भीतर में सरकार की सोच अलग है और किसानों की सोच अलग है, या फिर जिस मॉडल को मौजूदा सरकार लेकर किसानों के लिए आने वाली है वो वाकई मॉडल सिर्फ और सिर्फ सरकार की अपनी आर्थिक परिस्थितियों को बचाने के लिए है, अपने कॉरपोरेट मित्रों के लिए है? यह एक सवाल है। और यह सवाल इसलिए क्योंकि आज जब बैठक के बाद देश के कृषि मंत्री सामने आए तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर उन्हीं बातों का जिक्र किया जिन बातों का जिक्र पहले से हो रहा था। मसलन एपीएमसी के समानांतर प्राइवेट मंडी बनेगी। जो लोग पैन कार्ड के जरिए अपने तौर पर, इससे पहले कहा जा रहा था व्यापार कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो उस दिशा में सोचेंगे। जो एसडीएम कोर्ट है वह बड़ी छोटी कोर्ट है, उसके पैरेलल में कोर्ट में भी मामला चला जाए, इस बारे में भी सरकार सोचेगी। और बाकी भी अलग अलग मुद्दे, खासतौर से एमएसपी को लेकर था कि एमएसपी पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। यानी एक ऐसा जुमला इस्तेमाल सरकार की तरफ से बार बार हो रहा है जिसके शिकंजे में वह फंसना इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि अगर फंस गई तो इस देश के किसान अपनी उपज की कीमत को पा सकेगा। जो लागत लगती है और उसकी तुलना में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है वह किसान को मिल जाएगी। तो आइए जरा इन परतों को आज खोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार के सामने संकट क्या है, सरकार की मंशा क्या है और किसानों के सामने यह क्यों एक आखिरी लड़ाई के तौर पर एक ऐसे आंदोलन और संघर्ष करने की स्थिति आ गई है जहां वो देख पा रहा है अगर वो खाली हाथ अपने घर लौट गया तो फिर आने वाली पीढ़ियां मजदूर के तौर पर इस देश में रहेगी, किसानी से उसका जीवन नहीं चल पाएगा। ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमको इस बात को समझना होगा कि किसानी जीडीपी में वो योगदान चाहे उसका 14% का हो, लेकिन किसानी एक ऐसे प्रोडक्ट के तौर पर इस देश में है जो बड़ी कंपनी इसमें जुड़ गई या जिसने अपनी मोनोपोली बना ली, उसकी अपनी कंपनी के नेटवर्थ से ज्यादा बड़ा बिजनेस एक झटके में इस किसानी के प्रोडक्ट से मिल जाएगी। कौन नहीं चाहेगा इस प्रोडक्ट पर कब्जा करना? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत जो एक्सपोर्ट करता है कृषि से जुड़े प्रोडक्ट्स को, वह 6ठे नंबर पर आता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भीतर का सच यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के भीतर में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को लाना चाहती है क्योंकि यहां पर सरकार ने जिस तरीके से एग्रीकल्चर को डेवलप किया है उसमें डीजल अगर महंगा है तो खेती महंगी होगी, उसमें अगर बीज अच्छा नहीं मिल पाता है तो किसानों की मुश्किल होगी, सिंचाई व्यवस्था अगर नहीं बन पाई है तो खेती और ज्यादा महंगी होगी।
अगर किसान के खेत से ट्रैक्टर चलकर मंडी तक पहुंचता है और उस पर भी अगर टैक्स लगाने की स्थिति आ जाती है तो फिर किसानी महंगी होगी। अगर किसी भी सामान को खरीदने में जीएसटी देना पड़ता हो, चाहे वो ट्रैक्टर का चक्का हो, चाहे हल में लगा हुआ लोहा हो, उसमें भी जीएसटी देना पड़ता है, तो फिर किसानी महंगी होगी। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार भारत में लगातार अपने माल को डालने की परिस्थिति में आते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन फिर वो कौन सी स्थिति है जिसमें भारत सरकार पहली बार अपने उन्हीं कानूनों पर टिकी हुई है जो कानून जिस समुदाय पर वो लागू करना चाहती है वो कह रहा है हमारे लिए अहित की स्थिति आ जाएगी। तो जरा इसे समझने के समझिए कि भारत में रिटेल सेक्टर में तकरीबन 12,000 अरब का बिजनेस है ये। इस पे कौन कब्जा करेगा? भारत के भीतर में गोडाउन्स में माल जमा करना, यह शायद एक इतना बड़ा बिजनेस है जिसके जरिए उस प्रोडक्ट की कीमत बाजार में तय होगी, उसकी अपने तौर पर निर्णय करने की स्थिति में कौन आएगा? परतों को खोलते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि रिटेल सेक्टर के भीतर में यानी खुदरा व्यापार और एपीएमसी के पैरेलल में जब सरकार कह रही है कि प्राइवेट मंडी भी बन जाएगी, इस देश के भीतर में मंडी के भीतर आड़ती जब है तो आड़ती के पास कोई बड़ी पूंजी होती नहीं है। लेकिन जब आप इस देश में जैसे ही जिक्र करेंगे कि पूरा देश अपने आप में एक मंडी है, किसान कहीं भी जाकर कोई भी सामान बेच दे, और पहली बार सरकार को यह महसूस हो रहा है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की पूंजी आनी चाहिए और इसी दृष्टि से वो सोच रही है तभी एग्रीकल्चर डेवलप हो पाएगा। लेकिन सच क्या है? क्या सच ये नहीं है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगातार हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां लगातार आ रही है? सवाल है कि उन कंपनियों की मोनोपोली अभी तक नहीं हो पाई थी, अब सरकार के इन कानूनों के जरिए बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर या पूंजी वाले की मोनोपोली एग्रीकल्चर पर भी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आइए इस सिलसिले को भी जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे बिजनेस का मॉडल क्रिएट किया गया है उसमें आईटीसी ने 22 लाख टन गेहूं पिछले ही साल खरीदा। आईटीसी एक प्राइवेट कंपनी है जो कि 75,000 करोड़ की मूल्य की एक अपनी कंपनी है। महिंद्रा ग्रुप हो, नेस्ले हो, गोदरेज हो, ये सभी तो फल फूल खरीद ही रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की एक लंबी कतार है भारत के भीतर में जो कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर एग्रीकल्चर को प्रभावित करती आई है, और यह इतनी बड़ी तादाद है कि जिससे आप इनकार, कुछ डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स ही हम आपको बतलाते हैं कि एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट अभी $38 बिलियन का है, जिसको टारगेट सरकार रखे हुए है कि 2022 तक इसको हम $60 बिलियन तक ले जाएंगे। एक्सपोर्ट कौन करेगा? जिसके पास प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट किसके पास होगा? जिसके गोडाउन में माल होगा, और उस गोडाउन से माल निकालकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की स्थिति में जो आएगा। बेचेगा कब? जब उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लाभ होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लाभ कब होगा? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ेगी, और उस समय वो अपने माल को जो भारत में किसानों से उसने औने पौने दाम में खरीद लिए होंगे उसको वो सेल करेगा। तो इस कानून से सरकार पीछे कैसे आएगी? क्योंकि डाटा बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि इस देश के भीतर में जब आज की स्थिति में हम आते हैं, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर, वो लगभग 19.5 लाख करोड़ का है। इसको कौन गंवाना चाहेगा? रिटेल सेक्टर हमने आपसे जिक्र किया, 12,000 अरब का ये पूरा का पूरा व्यवसाय है, और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री इसमें नहीं हुई है। फूड और ग्रोसरी के क्षेत्र में दुनिया में अगर भारत 6ठे नंबर पर है तो दुनिया की नजर भी भारत की इंडस्ट्री पर है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे। और भारत के कॉर्पोरेट्स जो अपने तौर पर फेल हो गए और सरकार की पॉलिसी के तहत फेल हो गए, मार्केट इकोनॉमी के तहत फेल हो गए, और आज की स्थिति में जब उनका अपना लाभ नेगेटिव में जा रहा है, प्रोडक्शन नेगेटिव में जा रहा है, और किसानों के बल पर एग्रीकल्चर जब पॉजिटिव वे में जा रहा है, +3.4% उसका विकास दर है, और बाकी सबों से वो ज्यादा है, बाकी सबों से ज्यादा वह दुनिया में आयात कर रहा, निर्यात कर रहा है, चावल भी। तो फिर यह समझना होगा कि भारत के एग्रीकल्चर को अपने हाथ में समेटने की स्थिति में सरकार क्यों आ रही है, और अपने हाथ में समेटी हुई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का सौदा कॉर्पोरेट के साथ क्यों करना चाहती है। मार्च 2020 में एक प्राइवेट कंपनी है फैक्ट करके, जो कि फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई है, उसने तकरीबन 10 लाख
प्रोडक्शन किया है, 1 मिलियन प्रोडक्शन उसका फर्टिलाइजर को लेकर है। नेस्ले जो है इसने इन्वेस्टमेंट तकरीबन 700 करोड़ रुपए का किया है, गुजरात में एक फैक्ट्री लगाई है। क्यों लगाई है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़कर। नवंबर 2019 में हल्दीराम ने भी अमेजन के साथ एक समझौता किया है। नवंबर 2019 में कोका कोला की कंपनी जो है उसने रानी फ्लोट के नाम से एक फ्रूट जूस लेकर आई है जो इथेनॉल प्रोडक्शन इस दौर में उसके इन्वेस्टमेंट पे प्राइवेट सेक्टर ने लगभग 8,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। यह इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है? और किसान जिस कर्ज में डूबा हुआ है, किसान की जो अपनी लागत लगती है उसकी भी कीमत अगर नहीं मिल पा रही और उसकी कीमत को निर्धारित करने के लिए वो अगर एमएसपी का जिक्र कर रहा है कि इस पे कम से कम ले लीजिए, तो हमें लगता है इस बात पे आज गौर करने की जरूरत है, सरकार क्यों किसानों से समूचे हक अपने हाथ में लेना चाहती है। अब इसकी दूसरी परिस्थिति में आइए कि जिस तरीके से सरकार ऑपरेशन चला रही है एग्रीकल्चर को लेकर और कानून को लेकर आई है, उसके पीछे का सच शायद गोडाउन भी है। हमको लगता है अडानी के गोडाउन्स का जिक्र कर लेना चाहिए क्योंकि रिटेल सेक्टर में अंबानी आएंगे और उन्होंने बड़ा समझौता कर भी लिया है, अमेजन के साथ किया है, गूगल के साथ किया है। एक बड़ा समझौता उनका अपना हो रहा है जिसमें वो रिटेल सेक्टर में बड़ी तेजी से अब एंट्री होगी, वहां पर कब्जा होगा। गोडाउन्स पे किसका कब्जा होगा? जो एफसीआई का खरीदा हुआ माल होता है, एफसीआई के खरीदे हुए माल को भी अडानी के गोडाउन में रखने की स्थिति में मौजूदा वक्त में आ चुकी है स्थिति। यह कोई छुपा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार जो भी एफसीआई के जरिए अनाज खरीदती है वो पूरा का पूरा अनाज अडानी के गोडाउन में रहता है और अडानी के गोडाउन की सिर्फ मध्य प्रदेश की जो कैपेसिटी है वो 3 लाख मीट्रिक टन की है। उसके अलावे आइए कि कहां कहां उनके गोडाउन्स काम कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, 5,75,000 मीट्रिक टन जो है उनके गोडाउन्स में अनाज रखा जाता है और बड़ी आधुनिकतम तरीके से उनके गोडाउन्स काम कर रहे हैं। बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन जगहों पर गोडाउन्स निर्मित किए जा रहे हैं। जमीन ले ली गई है और इसमें तकरीबन 4 लाख मीट्रिक टन अनाज रखने की व्यवस्था है। तो ये पहले 2 कानून को आप समझ गए होंगे। इसका मतलब बहुत साफ है कि एमएसपी देने की स्थिति में सरकार इसलिए नहीं है क्योंकि एमएसपी पे अगर अनाज की खरीद वो करेगी तो फिर तो अनाज वही खरीद रही है और उसको सब्सिडाइज रेट पे पीडीएस में देना है। सरकार इस दिशा में जाना चाहती है कि पीडीएस सिस्टम ना दे, वह उन हाथों में कुछ पैसा दे दे। जनधन योजना का जो खाता खुलवाया गया है उसके मातहत उनके अकाउंट में कुछ पैसा डाल दे और कहे कि आप ही अपने तौर पर खरीदिए। अब आप सोचिए, एक साथ 23 करोड़ राशन कार्ड यानी 23 करोड़ कंज्यूमर किसी एक कंपनी को अगर मिल जाए तो अगर वह 1-1 रुपए भी कमाती है 23 करोड़ लोगों से 1-1 केजी पर, तो आप कल्पना कर पा रहे हैं क्या स्थिति होगी। क्योंकि आज की तारीख में गेहूं जो है 2 रुपए मिलता है, चावल जो है 3 रुपए। पीडीएस सिस्टम का हम जिक्र करें, वह भी सिस्टम धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा। सरकार के जहन में यह बात क्यों आ रही है? सरकार की सोच बड़ी आधुनिकतम है। सरकार सोच रही है कि जैसे शेयर मार्केट कंप्यूटर पे चलने लगा ना, पहले शेयर बाजार भी बोली लगाई जाती थी और आज की तारीख में भी मंडियों में बोली लगती है। जो आड़ती बोली लगाते हैं, किसान का माल ट्रैक्टर और ट्रक पर लद कर पहुंचता है, उस बोली के हिसाब से दे दिया जाता है। सरकार चाहती है सारी चीजें कंप्यूटराइज हो जाएं और कंप्यूटराइज होने पे जिसकी मोनोपोली उसी की रहेगी जिसके पास पूंजी होगी। उसके एजेंट जो आड़ती हैं और आड़ती के लेवल से ऊपर उठे हुए जो भी पैसे वाले हैं, अलग अलग स्टेट में इस मोनोपोली वाले शख्स के मातहत एजेंट के तौर पर खरीद करेंगे। चाहे वो बिहार में करें, चाहे वो केरल में करें, चाहे पश्चिम बंगाल में करें, चाहे पंजाब में करें या हरियाणा में करें, ये उसके एजेंट होंगे जिसकी बोली तय हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ है। सोयाबीन के मामले में यह अभी भी होता है। जो आईटीसी कंपनी है वो सोयाबीन को खरीदती है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक कंप्यूटर टाइप कियोस्क जो है किसानों को बांट दिया। उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि आपको हम इसके जरिए मौसम की जानकारी देंगे और मौसम की जानकारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या कीमत है